आप सबका स्वागत है बैंकिंग साथी यूट्यूब चैनल पर। आज हम कवर करेंगे डेली करंट अफेयर्स 12 जुलाई का। और इधर हम जो भी पढ़ेंगे वो माइंड मैपिंग से पढ़ेंगे। तो पहला न्यूज़ में चलते हैं। तो पहला न्यूज़ आ रहा है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन ने पार्टनर किया है साइबर पीस फाउंडेशन के साथ, और ये दोनों मिलकर लॉन्च कर रहे हैं डिजिटल शक्ति 5.0। और ये डिजिटल शक्ति 5.0 का जो एम है वो करना है कि जो भी वुमेन्स है या जो भी गर्ल है उनको एम्पावर और अपस्किल करना है इन साइबर स्पेस, मतलब कि इंटरनेट फैसिलिटी कैसे उनको डिजिटलाइज किया जाए। तो उसके लिए जो है ये लॉन्च किया गया, वुमेन्स को डिजिटलाइज किया जाए उसके लिए ये लॉन्च किया गया। तो इसने जो एम रखा है गवर्नमेंट ने वो रखा है कि ये कवर करेंगे कुछ 10 लाख वुमेन्स को। और इसमें ये स्पेसिफिक डेटा नहीं है, ये रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है, लेकिन ये गवर्नमेंट ने बताया कि कुछ 30,000 पार्टिसिपेंट होंगे इन ईच स्टेट। ठीक है, मैं वापस रिपीट कर देता हूँ कि ये रीजन टू रीजन वेरी कर सकता है। तो इसमें अगर आपको एमसीक्यूज में पूछा गया, टीचर जो भी एग्जामिनर रहेगा उसमें क्वेश्चन पूछा, तो उसमें अगर 30,000 ऑप्शन होगा तो आप सीधे 30,000 लगा देना। और अगर कोई दूसरे ऑप्शन होंगे तो आपको सीधे स्किप करना पड़ेगा, क्योंकि उस पर कोई स्पेसिफिक डेटा नहीं है, रीजन टू रीजन वेरी करता है और हमारे लिए पॉसिबल नहीं है कि हम हर एक रीजन जो है पढ़ते रहे। ठीक है, तो ये इस बार 5.0 जैसे लॉन्च हुआ इस बार। तो इससे पहले नवंबर 2022 में ही डिजिटल शक्ति 4.0 भी लॉन्च हुआ था, जिसके अंतर्गत जो 5 लाख वुमेन, मोर देन 5 लाख वुमेन जो है ऑलरेडी पार्टिसिपेट कर चुकी थी डिजिटल शक्ति के अंतर्गत। ठीक है, तो इसमें जो वुमेन्स रहती है वो मोस्टली गाँव से आती है, जिनको पता नहीं होता कि इंटरनेट को कैसे यूज़ किया जाता है और कैसे साइबर स्पेस में से मतलब हमें इंटरनेट को यूज़ करना है। बिकॉज आपको पता होगा आजकल फ्रॉड्स भी कितना ज़्यादा हो रहा है। तो ये सब के लिए ही जो है ये गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव। नेक्स्ट चलते हैं, ये है इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड की तरफ से आ रहा है। इन्होंने डेवलप किया है फर्स्ट बैच ऑफ 35,000 AK-203 असॉल्ट राइफल्स। आपने AK-47 के बारे में तो ज़रूर सुना होगा ना, तो उसी का ये एडवांस वर्जन है। तो ये जो है इंडियन आर्मी को सौंपा जा रहा है। कौन सौंप रहा है? IRRLT। ये जो है एक तरह का इनिशिएटिव है इंडिया और रशिया के बीच में। ये जो AK-203 असॉल्ट राइफल बनाया गया है वो प्रोड्यूस किया गया है एट यूपी के फैक्ट्री में किया गया है, कोरबा ऑर्डिनल फैक्ट्री जो उत्तर प्रदेश में इधर की गई है। इसके साथ आपको ये जो लोकेशन है अमेठी, आपको ये भी अच्छे से याद रखनी है उत्तर प्रदेश में कहाँ पे इसको जो है लॉन्च किया गया है। ये किसको रिप्लेस करेगा, कौन कौन से जो वेपन्स है इंडियन आर्मी के पास उसको रिप्लेस करेगा। तो इसमें जो AK-47 राइफल्स है तो इसको तो रिप्लेस करेगा ही करेगा, इसके साथ जो इनस राइफल्स है इसको भी जो है रिप्लेस करेगा। ठीक है, तो ये जो है इंडिजिनियसली बनाया गया था ये राइफल, तो इसको भी रिप्लेस करने का काम करेगा ये AK-203 असॉल्ट राइफल। ये असॉल्ट राइफल जो बनाने का प्लान है इंडिया का AK-203, ये 100% लोकलाइज अचीव करने का प्लान है। ठीक है, तो अभी ये 100% लोकलाइज अचीव नहीं हुआ है। इन मई 2024 जो है बोला गया था कुछ 27,000 AK-203 जो है हैंड ओवर किया था इंडियन आर्मी को, और उस केस में जो लोकलाइज था वो 25% था। तो अभी धीरे धीरे जो अभी और इसकी प्रोडक्शंस आएंगी तो उसमें लोकलाइज और अच्छे से होगा। ठीक है, तो ये पहला बैच आ चुका है, अभी सेकंड बैच आएगा तो और ज़्यादा लोकलाइज होगा, थर्ड बैच आएगा तो और ज़्यादा लोकलाइज होगा। उसके बाद धीरे धीरे जो ट्रांसफ़र ऑफ टेक्नोलॉजी के बारे में बोलते हैं कि रशिया से जो है ट्रांसफ़र इंडिया में आ जाएगी और हम भी जो है इसको 100% लोकलाइज बना पाएंगे। ठीक है, हमारे इंडिया में ही बन पाएगा, इंडिया के फैक्ट्रीज में ही बन पाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट आ रहा है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने इनिशिएटिव किया है प्रोजेक्ट परी। प्रोजेक्ट परी का अगर फुल फॉर्म देखें तो आपको मिलेगा पब्लिक आर्ट ऑफ इंडिया। ये जो है लॉन्च किया गया है इन द साइडलाइन ऑफ 46 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी, जो कि इंडिया पहली बार इसको होस्ट कर रहा है। और ये होस्ट किया जा रहा है 21 जुलाई से लेके 31 जुलाई तक। अब मैंने इधर आपको डेट लिख के नहीं रखा हुआ है, बिकॉज आपको कभी एग्जाम में डेट नहीं पूछा है कौन से डेट से कौन से डेट तक जो है ये इवेंट हुआ था, लेकिन ये इवेंट होने वाला है। उससे पहले ही जो गवर्नमेंट है, जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने ये प्रोजेक्ट परी जो है इनिशिएट किया गया और इसको जो एग्जीक्यूट करेंगे वो करेंगे ललित कला एकेडमी और नेशनल गैलरी ऑफ आर्ट, जो मॉडर्न आर्ट है, ये जो है इसको एग्जीक्यूट करने वाले हैं। अब इसके बारे में थोड़ा कुछ पढ़ लेते हैं। ये क्या करेगा, जैसे कि नाम से बता रहा है कि पब्लिक आर्ट को प्रमोट करेगा और जो हिस्टोरिक जो चीज़ें होती है, जो हिस्टोरिक आर्ट्स रहती है उसको प्रमोट करेगा, काम करेगा। ठीक है, वो लोक कला हो या तो लोक संस्कृति हो, इसको जो है प्रमोट करने का काम करेगा। इसको जो है बनाया गया है विद द लाइन ऑफ द 46 WHC मीटिंग के, और ये जो है वर्ल्ड हेरिटेज साइट के जो इमेजेस है या तो जो आर्ट है उससे इंस्पिरेशन लेगा, जैसे भीम बटका और 7 जो नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है हमारे इंडिया में, उधर वो सब चीज़ों का ही
जो मतलब पेशन लेके ही जो है इसको बनाया जाएगा, ठीक है, इस प्रोजेक्ट को बनाया गया। तो ये अच्छी बात है इंडिया के लिए, जो है पहली थोड़ी प्रैक्टिस हो जाएगी जब वर्ल्ड हेरिटेज साइट होगा। मैं इसके बारे में थोड़ा बता देता हूँ क्या ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट नहीं, वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी में क्या होने वाला है। इसमें जो है वेरियस कुछ 150 के आसपास जो है आर्टिस्ट आएंगे और जो भी उनका जो आर्ट है वो शो करने का काम करेंगे। तो इसी मीटिंग, ये जो कमेटी है इसी के लिए जो है फॉर्म किया गया। और इसके साथ आपको एक और चीज़ याद रखनी कि ये इंडिया जो है पहली बार इसको होस्ट करने वाला है। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आ रहा है एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, ठीक है, ये थोड़ा इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, इसको देखना। कि इसमें बोला जा रहा है कि जो हज कमेटी ऑफ इंडिया है, इसमें जो नोडल मिनिस्ट्री थी वो थी पहले मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, जो कि आती थी, कंट्रोल करती थी पूरा हज कमेटी को, वो करती थी कमेटी एक्ट 2002 से। लेकिन अब इसको जो है ट्रांसफ़र कर दिया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स पे। और ये जो है अभी 2024 में जो अमेंडमेंट हुई थी उसके अंतर्गत इनको जो है पूरी की पूरी ड्यूटी दी गई है। तो पहले हम ये समझते हैं कि हज कमेटी का काम क्या है, ठीक है। उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि हज है क्या। बहुत लोगों को नहीं पता होगा, जो मुस्लिम बैकग्राउंड से उनको पता होगा, जो मुस्लिम कमेटी से बिलोंग करते हैं उनको पता होगा, लेकिन हिंदू कमेटी वालों को नहीं पता होगा। थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। तो हज में क्या होता है कि एक सऊदी अरेबिया में एक जगह है, ठीक है, मेक्का करके, तो वहाँ पे जो है मुस्लिम जो है इकट्ठा होते हैं और प्रे करते हैं, ठीक है। तो ऐसा बोला जाता है कि लाइफ टाइम में एक बार नहीं तो एक बार जाना चाहिए। तो उसी के लिए जो है ये जो है लॉन्च किया गया था हज कमेटी ऑफ इंडिया। और ये जो है एक तरह का स्टैट्यूटरी बॉडी है जो कि हज जो भी पिलग्राम है इंडिया के उनको हेल्प करता है कि वो जो है कैसे सिलेक्शन ले, एकोमोडेशन ले, ट्रांसपोर्ट जो है वो ले, और वो कैसे पहुंच पाए सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया से कैसे वापस आ पाए। ये सारा का सारा जो सामान्य काम होता है वो हज कमेटी ऑफ इंडिया का ही होता है। तो ये हज कमेटी के जो चेयरमैन है वो है AP अब्दुल कुर्ती, और ये 2022 से ही इस इंदर के चेयरमैन। तो आपको ये भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है, एग्जाम के लिए। तो आपको इसे साफ साफ पता लग रहा है कि इनके इधर जो चेयरमैन है वो नाम याद रखना है। फिर हज पिलग्राम अंडर दी हज कमेटी एक्ट के अंतर्गत जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स को जो है ड्यूटी संभाली गई थी, लेकिन अब जो है ड्यूटी जो है चेंज कर दी गई है और अब दे दी है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स को। और ये जो चेंज की गई है अभी रिसेंटली 2024 के जो अमेंडमेंट हुआ था हज कमेटी रूल में, तो उसके बाद जो है ये चेंजेस किए गए हैं। फिर अब देखते हैं, ये न्यूज़ तो मैं मानता हूँ लेसन पॉइंट है, लेकिन तब भी एग्जामिनर का मूड समझ नहीं सकते कि कैसा क्वेश्चन पूछ सकता है। तो हमें हर एक चीज़ के लिए तैयार रहना है, तो इसलिए मैंने ये न्यूज़ इसमें डाला हुआ है, ठीक है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से लेसन पॉइंट है, क्योंकि आपको समझ आ जाएगा अभी न्यूज़ पढ़ते हैं। जिसमें ये बोला जा रहा है कि नासा जो है लॉन्च करने जा रहा है, ठीक है, वो भी लॉन्च करने जा रहा है 2040 को एक हैबिटेबल अर्थ ऑब्जर्वेटरी जो है बनाएगा। और ये क्या करेगा, ये जो भी एक्जिस्टेबल लाइफ है, जैसे मान लीजिए हमारे आसपास एलियंस है कि नहीं, ये सब फाइंड करने का काम करेगा। तो ये फाइंड कैसे करेगा, बाय यूजिंग द बायोसिग्नेचर। इसमें बोला जा रहा है कुछ बायोसिग्नेचर यूज़ करेगा जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म एमिट करते हैं, और उसके बेसिस पे ही जो है डिटेक्ट करेगा कि हमारे आसपास एलियंस है कि नहीं। और ये मिशन जैसे कि मैंने बोला कि 2040 में लॉन्च होगा, और ये बता रहे हैं नासा वाले कि 2050 तक ये बताएंगे कि एलियंस है कि नहीं। तो इसी वजह से मुझे लगता है कि इसमें बहुत कम चांसेस है, बिकॉज अभी बहुत सारे अच्छे इससे भी अच्छे कैटेगरीज की न्यूज़ है जो साइंस एंड टेक में आते हैं, तो वहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस ज़्यादा है। ये तब भी आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए। ये एक तरह का यूनिक सेटेलाइट नहीं सॉरी, ये एक यूनिक टेलीस्कोप होने वाला है, और इसका नाम जो है सुपर हबल है। तो आपको ये पता होना चाहिए। अब हमने जितने भी करंट अफेयर्स पढ़ लिए वो माइंड मैपिंग फॉर्म से पढ़ लिए। अब पढ़ते हैं कुछ जो टेबल फॉर्म में कंटेंट्स होते हैं, बिकॉज हमें माइंड मैपिंग के साथ कुछ कंटेंट्स वैसे होते हैं इसको टेबल फॉर्म में ही पढ़ना चाहिए, इसके से हमें जल्दी याद भी हो और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिविजन के लिए भी हेल्प हो। तो पढ़ते हैं पहले। तो इसमें जो 9 इलेक्टेड प्रेसिडेंट ऑफ ईरान बनाए गए हैं वो बनाए गए हैं को बनाया गया, जो कि एक तरह के रिफॉर्मिस्ट पॉलिटिक्स और एक हार्ट सर्जन भी है। आपको ये भी चीज़ ध्यान रखनी है कि ये हार्ट सर्जन भी है। कभी पूछा जाता है कि ये पॉलिटिशियन 9 प्रेसिडेंट बना है ऑफ ईरान, तो इसकी प्रोफेशन क्या है, ये पूछ लिया जाता है। तो इसमें पता होना चाहिए ये जो है हार्ट सर्जन है, और ये रिप्लेस करेंगे मुकबर को, मोहम्मद मुकबर को ही रिप्लेस करेंगे। पर ऐसा नहीं है कि मुकबर जो है बहुत लंबे समय से ईरान के जो है ये प्रेसिडेंट हैं। ये अभी रिसेंटली एज अ इंटरमीडिएट प्रेसिडेंट बने थे 19 मई 2024 में। अभी बनने का कारण क्या है कि जो इब्राहिम राइसी जी थे, ये अभी इनका देहांत हो गया था, ठीक है, ये कुछ आई थिंक क्रैश हुआ था, तो उस बेसिस पे इनका देहांत हो गया था, जिसकी वजह से इंटरमीडिएट मतलब कि टेम्परेरी में इनको मोहम्मद मुकबर को एज अ प्रेसिडेंट बनाया गया था ईरान का। तो ये जो मैं आपको बता रहा हूँ, जो ये मसूद
है। तो डॉक्टर मसूद जो है ये दूसरे रिफॉर्मिस्ट है आफ्टर जो इब्राहिम रसाई थे, तो आपको ये भी थोड़ा पता होना चाहिए। नेक्स्ट चलते हैं रतन कुमार खेस जो इंटरमीडिएट MD एंड CEO बने हैं बंधन बैंक के। इधर भी इंटरमीडिएट है, इसका मतलब टेम्परेरी टाइम में के लिए बने हैं। तो इन्होंने रिप्लेस किया है CS घोष को जो कि MD एंड CEO। इसके साथ एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये जो है फाउंडर भी है बंधन बैंक के, तो इनको जो है रिप्लेस किया जाएगा। तो आपको इसलिए ये जो है नाम इस बंदे से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रतन कुमार खेस से इंपॉर्टेंट, आपको KS घोष जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये फाउंडर है किसके, बंधन बैंक के। तो अब जो ये रतन कुमार खेस हैं इनको अपॉइंट किया गया है सिर्फ 3 महीने के लिए, बिकॉज ऐसे पता लग रहा है ये इंटरमीडिएट है जिसके इनको 3 महीने के लिए 3 महीने के लिए किया गया, जब तक जो है नया CEO या तो MD जो है परमानेंट सेलेक्ट नहीं किया जाता, ठीक है। तो ये एक्सटेंड हो सकता है, वो डिपेंड करता है, बट अभी के लिए वो 3 महीने के लिए सेलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट चलता है अपॉइंटमेंट। तो इसमें रीअपॉइंट किया गया है CMD ऑफ न्यू दिल्ली बेस्ड इंडियन एनर्जी एक्सचेंज लिमिटेड के, किसको किया गया है, S गोयल को किया गया है। आप ये मत सोचना कि मैंने इधर MD CEO या तो CMD का मतलब नहीं लिखा है तो मतलब ये PDF में नहीं रहेगा। जब आप PDF डाउनलोड करोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। अभी आगे बढ़ते हैं। तो ये एक टेस्टिंग चल रही थी किसकी तरफ से, DRDO की तरफ से। तो ये DRDO में गुजरात में एक टेस्टिंग चल रही थी जो कि है एक इंडस्ट्रियल लाइट टैंक जिसका नाम है जोरावर। तो ये जोरावर जो है ये इंडिजिनियसली बनाया गया है, इंडियन आर्मी के लिए बनाया गया है और ये बनाया है DRDO ने। और ये जो है इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा 2027 तक। और ये जो है पहला ट्रायल था इसका, तो अभी बहुत से ट्रायल्स होंगे, उसके बाद जो है इंडियन आर्मी को सौंपा जाएगा। तो ये टैंक जो है DRDO ने कोलैबोरेशन किया था LNT के साथ, तब जाके ये बन पाया है, ठीक है। ये तो इतने था न्यूज़, इससे ज़्यादा कुछ डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। और डिफेंस में जब क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर से क्वेश्चन आते हैं तो हमें डिटेल में जाने की जरूरत नहीं। बैंक्स वाले न्यूज़ होते हैं ना, वहाँ पर आपको ज़्यादा डिटेल में जाने की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट कुछ MUs पढ़ते हैं। तो ये है इंडियन रेलवे की एक यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है गति शक्ति विश्वविद्यालय। अब आपको पता नहीं होता तो बताता हूँ, ये इंडियन रेलवे की एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, ठीक है। तो ये इन्होंने पार्टनर किया है एयरबस के साथ, और एयरबस यूरोपियन की एक MNC है, ठीक है। एयरबस के बारे में पता होगा, जो एयरप्लेन ये सब बनाती है। तो ये क्या करेंगे, ये जो एजुकेशन और रिसर्च करने का काम करेंगे इंडिया में। और इस एग्रीमेंट के अंतर्गत ये बोला गया है कुछ जो 40 गति शक्ति विश्वविद्यालय यहाँ के जो स्टूडेंट्स होंगे इनको फुल जो है स्कॉलरशिप दिया जाएगा फॉर द एंटायर प्रोग्राम। पूरे प्रोग्राम के लिए कुछ 40 स्टूडेंट को सेलेक्ट किया जाएगा और उनको जो है फुल स्कॉलरशिप दिया जाएगा, ऐसा कुछ कहना है अंडरस्टैंडिंग। इसका चलते दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने पार्टनर किया है रेल विकास निगम लिमिटेड के साथ, और ये दोनों कोलैबोरेट करके जो है प्रोजेक्ट सर्विस प्रोवाइडर बनने वाले हैं। और ये क्या करेंगे, डिज़ाइन कंस्ट्रक्शन जो भी प्रोजेक्ट्स हैं ये सारे, वो इंडिया में हो या अब्रॉड में हो, ये सब कुछ सब ये दोनों मिलके साथ में करने वाले हैं। नेक्स्ट ये कुछ कोलैबोरेशंस नहीं, ये दोनों जो है कोलैबोरेशंस है, ठीक है। तो ये MU में नहीं आता, कोलैबोरेशंस में आता है। तो जो BSF है, BSF ने पार्टनर किया SPI के साथ, और ये दोनों पार्टनर करने वाले हैं कि ग्रो विथ द ट्री जो है प्लांटेशन ड्राइव जम्मू एंड कश्मीर श्रीनगर, जो BSF का हेडक्वार्टर है वहाँ पे जो है करने वाले हैं। और ये किया जा रहा है कि जो BSF का कैंपस है वो ज़्यादा से ज़्यादा हरा भरा हो, जिसके से जो क्लाइमेट चेंज है उससे भी लड़ा जा सके। तो ऐसे ही कुछ इन्होंने कुछ राजस्थान में भी किया था, तो अभी इधर भी ये करने जा रहे हैं। नेक्स्ट स्पोर्ट्स का न्यूज़ इस बार आया है फॉर्मूला F रेसिंग की तरफ से, जिसमें ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स 2024 का जो जीता है वो लुइस हैमिल्टन ने जीता है, जो कि मर्सिडीज की गाड़ी चलाते हैं। अगर आप प्रीवियस भी न्यूज़ पढ़ रहे होंगे तो आपको एक नाम बहुत कॉमन मिलता होगा, वो मैक्स वर्स्टेपिन है। लेकिन इस बार मैक्स वर्स्टेपिन जो है सेकंड आए इस रेस में जो पहले आए हैं वो लुइस हैमिल्टन आए हैं। और अगर आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो 1-2 साल से, तो आपने ये नाम बहुत ज़्यादा सुना होगा, ठीक है। तो ये बहुत पहले जीतते थे, बट अभी जो मैक्स वर्स्टेपिन है वो ज़्यादा जीतता है, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है बिकॉज इन्होंने एक अलग से जीता है, ठीक है, जो F1 की रेसिंग है। और इवन मैं ट्राई करूँगा कि एग्जाम से पहले से RRB PO का एग्जाम है ना, तो उससे पहले मैं आपको एक PDF दे दूँ जिसमें जो इतने भी F1 रेसिंग वाले जो लुइस हैमिल्टन है वो उन्होंने कितने गेम जीते हैं, या जो मैक्स वर्स्टेपिन है उन्होंने कितने गेम जीते हैं, वो एक साथ ही कर दूँ। और बाकी भी जो अभी लैंडो नॉरिस भी थे उन्होंने भी जीता था गेम, तो वो सारे एक साथ कर दूँ जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो। तो आपको वो जो एग्ज़ाम सामने आएगा तो उससे पहले वो PDF भी मिल जाएगा। अभी हम बात करते हैं कि जो ये लुइस हैमिल्टन है ये पहले Formula 1 रेसर बने जिन्होंने ये 9 टाइम ये सीरीज़ जीता है। कौन सा, ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स सीरीज़ जीता है, ठीक है। तो ये था हमारा जो डेली करंट अफेयर्स था 12 जुलाई का। मेरा मानना ये नहीं है कि आपको 1-1 घंटा जो है या 1.5 घंटा आपको कुछ पढ़ने की ज़रूरत है डेली करंट अफेयर्स, बिकॉज आपको दूसरे सब्जेक्ट से पढ़ना है। तो इसलिए मैंने ये इनिशिएटिव लिया कि आपको जो PDF भी है या तो जो आपको
वीडियोस भी बना रहा हूँ, वो शॉर्ट बना पाऊँ और क्लिप्स बना पाऊँ, जिसके से आपको पढ़ने में हेल्प हो और रिविजन करने में भी हेल्प हो, ठीक है, दोनों के लिए हेल्प हो। और अगर आपको पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप मेरा टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। इवन मैंने इधर मंथली और वीकली पीडीएफ भी डाले हुए हैं, जिसके से आपको हेल्प हो एग्जाम के लिए। और अगर आपको और भी कोई मेरा वीडियो देखना है इसी के साथ, तो आप इसे वीडियो क्लिक कर सकते हो। सो अगली लिखता रहता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।